हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं हाउ टू गेट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ने अपने एडमिशन का प्रोसेस बिल्कुल बदल दिया है। अगर हम बात करें 2022 तक की, यानी पिछले साल तक की, तो उसमें एडमिशन का प्रोसेस हुआ करता था कि 12th के मार्क्स के बेसिस पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। लेकिन इस बार से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने यहाँ का जो एडमिशन प्रोसेस है वो बिल्कुल बदल दिया है। उसका एंट्री गेट पे उन्होंने एक एंट्रेंस टेस्ट रख दिया था जिसका नाम था CUET। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि CUET की फुल फॉर्म कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और जो कि NTA द्वारा लिया गया था, नेशनल टेस्ट एजेंसी। एक्चुअली नेशनल टेस्ट एजेंसी में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आती हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने CUET का एग्जाम दिया है तो आप DU में डायरेक्ट जाके एडमिशन ले सकते हैं। नहीं, अगर आपने NTA के बिहाफ पे लिया गया CUET एग्जाम दिया है तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म अलग से भरना पड़ेगा, जो कि सबसे पहला स्टेप है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का, जिसके लिए मैं पूरी पूरी वीडियो बना रहा हूं। मैं आज एक एक चीज बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको उनका फॉर्म भरना है, कैसे कैसे आपको उसमें एडमिशन लेते हुए क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है। गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक पूरा 65 पेजेस का पूरा बुलेटिन अपलोड करा है, ठीक है, जिसमें उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट समझाया है कि आपको कैसे कैसे फॉर्म फिलिंग करनी है, क्या क्या बातों का ध्यान देना है, क्या क्या एडवाइस आपके लिए हो सकती है, और क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है। उन्होंने एक एक चीज समझाई है। तो अगर आपने वो अभी तक नहीं पढ़ा है, वो मैं आज वही डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं उसका पूरा लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वो आप जाके देख लीजिएगा। साथ ही गाइज, मैं आज की वीडियो में एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने देखिए चैप्टर वाइज चीजों को समझाया है, ठीक है, चैप्टर वाइज। और मैं एक एक चैप्टर डिस्कस करूंगा। वैसे उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन आपके काम का, यानी जो इनिशियली स्टेप है, आपका इनिशियल जो आपके काम का है, वो चैप्टर नंबर 1 to 6 है। उसके बाद के जितने भी चैप्टर्स है उन्होंने इसको चैप्टर वाइज दिया है, ठीक है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, क्योंकि उससे आसानी हो जाएगी। तो आगे के जितने भी चैप्टर्स है वो फिर बहुत डेप्थ है, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो भी मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। ठीक है, इनकेस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई किसी भी बात को समझने के लिए, तो हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में सिर्फ वही लोग प्लीज ज्वाइन होइएगा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, अदर यूनिवर्सिटी में नहीं, सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी जो है गाइडलाइंस में थोड़ा बहुत बदलाव कर रहे हैं, करिकुलम्स में चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा। भी उन्होंने 2 दिन पहले भी कुछ बदलाव किया है, मैं उससे भी रिलेटेड यहाँ पे डिस्कस करूंगा आप लोगों से, ठीक है। तो आप प्लीज उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में अगर हमारा कोई भी सहयोग रहा आपके लिए तो हमें बहुत खुशी होगी। और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना काफी नहीं है, फिर वहां पे सरवाइव भी करना है। फिर आफ्टर दैट 3 साल कैसे बिताने हैं, सब कुछ एवरीथिंग हम आपको सपोर्ट करेंगे। इफ यू वांट एनी एनी सजेशन, एनी गाइडेंस, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पर्सनली बात कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं लिखना चाहते हैं, या वहां भी लिख दिया रिप्लाई में देरी हो रही है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। साथ ही गाइस, वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी, अगर आप बिजी नहीं है तो पूरी वीडियो देख लीजिएगा। मैं इतना करूंगा कि कमेंट बॉक्स में इसके बता दूंगा कि चैप्टर वाइज क्या क्या ड्यूरेशन हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से मिनट्स पे मैंने कौन से चैप्टर की बात करी है। तो शुरू करते हैं हम लोग अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का जर्नी, ठीक है। तो जुड़े रहिए वीडियो के आखिर तक, और साथ ही वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ कमेंट करिएगा। थैंक यू। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो आपको बुलेटिन दिया है वो कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। ये इस तरीके का होगा। इसकी हेडिंग है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, दैट इज सी, CSASUG, ठीक है। ये कुछ फुल फॉर्म्स होंगी, आप प्लीज इसको माइंड में रखिएगा। ये 2023-24 के एकेडमिक सेशंस के लिए हैं, ये चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा एक सजेशन जरूर रहेगा, ये जितनी भी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं इनको जरूर आप अपने पास मार्क करके रखिए, ठीक है। ये जितने भी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं सबको आप अपने पास मार्क करके रखिए। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छा किया है,
आपके जितना भी प्रोसेस है उसको उन्होंने चैप्टर वाइज दे दिया है, जिसमें से हमारा चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 सबसे इंपॉर्टेंट है, इवन 7 भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद के जितने चैप्टर्स हैं वो आपके डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। जैसे रिफंड पॉलिसी क्या है, अब वो उसके लिए जो रिफंड लेना चाहता है, ठीक है। इनमें से भी किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप पर हमें बता सकते हैं, हम इसके लिए यहाँ पे पर्सनली आपको रिप्लाई करेंगे। वहां पे एक बकायदा टीम है, टीम मेंबर्स हैं जो इसके लिए हेल्प डेस्क के बेसिस पे आपके लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये हम बेसिकली डिस्कस अभी करेंगे। कुछ चीजें हैं शॉर्ट एब्रीविएशंस, मैं चाहूंगा कि आप उनको याद करें। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला एब्रीविएशन है CSAS, ठीक है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम UG। इसके बेसिस पर आप यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं। CW यानी चिल्ड्रन विडोज ऑफ पर्सनल ऑफ द आर्म फोर्स, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। CW वाला पॉइंट भी। ECA एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, इसके बेसिस पे भी, ठीक है। और जो लोग कश्मीर से हैं, कश्मीरी माइग्रेंट्स, टेक्निकली बात ये कि आप इन सब एब्रीविएशंस को जरूर एक बार रीड कर लीजिएगा। फायदा ये मिलेगा जब हम लोग पढ़ रहे होंगे या आप खुद भी रीड कर रहे होंगे इन इंफॉर्मेशन को, तो शॉर्ट फॉर्म आएंगे तो आप समझ जाएं, ठीक है। इन केस कहीं पर शॉर्ट फॉर्म और आप ना समझ पाओ तो इस पेज को देख लीजिएगा आप, ठीक है। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर इसका चैप्टर नंबर 1 है। देखिए पहली बात तो ये कि मैंने यहाँ पे मार्क ऑलरेडी कर रखा है काफी सारी चीजों को, और मैं जो आपके लिए बुलेटिन अपलोड करूंगा ये मार्क्ड वाला ही अपलोड करूंगा, ठीक है, जिसमें मार्क्ड है चीजें। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है। देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप काफी सारे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, वो चाहे साइंस स्ट्रीम का हो, कॉमर्स स्ट्रीम का हो, आर्ट्स स्ट्रीम का हो, या आर्ट्स स्ट्रीम में और भी फर्दर स्ट्रीम्स आ जाती हैं, फर्दर चीजें आ जाती हैं, इनफैक्ट म्यूजिक भी आ जाता है, ठीक है, काफी सारी चीजें हो गई हैं। लेकिन ध्यान रखना आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेना है उसका एक ऑनलाइन पोर्टल है, जो आप प्लीज उसी पोर्टल को फॉलो करिएगा। उस पोर्टल के अलावा इन्होंने क्लियरली बोला है अदर देन दिस पोर्टल कोई और रेफरेंस नहीं माना जाएगा। ये ऑनलाइन पोर्टल है, और रही बात ऑनलाइन पोर्टल तो वो ये वाला है, ठीक है, admission.universityofdelhi.ac.in। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप इस लिंक के बेसिस पे इसमें एडमिशन की जो है कोशिश करिएगा। कोई और अगर आपको रेफरेंस दे या कोई और बोले कि हम आपका एडमिशन करा देंगे, ध्यान रखना दिल्ली यूनिवर्सिटी में फेक चीजें नहीं चलती, इवन एजुकेशन सिस्टम में तो नहीं चलती, ठीक है। बहुत एक्सेप्शनल केस होता है, लेकिन आप उस एक्सेप्शनल केस में मत फंसिएगा। आप अपना सीधा साधा प्रोसेस फॉलो करिए, कोई प्रॉब्लम है तो हम हैं उसके लिए, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ये जो यूजी का प्रोग्राम है दैट इज ऑनलाइन प्रोसेस है, और जिसके लिए उन्होंने CUT का एग्जाम लिया है। सिर्फ CUT का एग्जाम, ध्यान रखिएगा, CUT का एग्जाम जिसने दिया है उसी के बेसिस पे एडमिशन है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि सर काफी सारे तो यूट्यूब पे लोग बता रहे हैं कि हाउ टू गेट एडमिशन इन DU विदाउट CUET, ठीक है यार, वो चीज में मत फंसना, ठीक है, वो एक अलग है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ने CUT के एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, CUT का एग्जाम दिया है तभी उनको एडमिशन मिलेगा। आप प्लीज उतनी बात पे फोकस करिएगा। ये पॉइंट्स हैं जिनको मैंने मार्क नहीं करा, उनको बस आप रीड कर लीजिएगा, काम के नहीं है ज्यादा, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 3 that is rules, regulations and notifications of University of Delhi available on the official website that is www.du.ac.in, ठीक है। एक बात ये माइंड में रखिएगा। दूसरी चीज, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी आप एलिजिबल हो या नहीं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, काफी सारे लोग ऐसे हैं इनको लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ CBSE वालों का एडमिशन होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। CBSE नहीं, CBSE नहीं, सिर्फ CBSE नहीं है, रिकग्नाइज्ड आपका जो है इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जहां से आपने 12th करी है, वो कोई भी हो सकता है, रिकग्नाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। तो आप अगर कंफ्यूज इस चीज को लेकर तो प्लीज आप मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रीड करें, जो कि यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, यहाँ पर। और अगर किसी को और भी डाउट हो तो प्लीज ये एडवाइस को फॉलो करिएगा। admission.universityofdelhi.ac.in पर FAQ यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की लिस्ट इन्होंने ऑलरेडी दे रखी है।
वहां भी अगर आपको अपने काम के क्वेश्चन नहीं मिल रहे तो फिर आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और हमारे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी बेसिकली जा सकते हैं। ये बाकी के पॉइंटर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये पॉइंटर जो 7th है ये काफी इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि कैंडिडेट यानी जो एडमिशन लेना चाहता है उसका एडमिशन सिर्फ इसी बेस पर होगा कि एक तो वो सीयूटी में अपीयर हो, सीयूटी में उसका जो वो पेपर दे एक मिनिमम मार्क्स उसके आए डेफिनेटली, और उसकी 12th एग्जैक्टली पास होनी चाहिए। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनका सीयूटी क्लियर है लेकिन मतलब रिजल्ट अभी आएगा, ठीक है, और सीयूटी बेसिकली पहले फॉर्म वॉर्म भर दिया था आप लोगों ने, लेकिन 12th में किसी एक सब्जेक्ट में बैक लग गई, फेल हो गए, वो एलिजिबल नहीं है इसके लिए, ठीक है, वो एलिजिबल नहीं है इसके लिए। वो आप प्लीज अपने माइंड में क्लियर रखिएगा। और सीबीएसई जरूरी नहीं है। और भी मुझे पूछा काफी लोगों ने कि सर मैं अदर यूनिवर्सिटी से हूँ, बता रहे तमिलनाडु या बिहार, शायद वहां से यूनिवर्सिटी में क्या हो जाएगा। टेक्निकली बात ध्यान रखना, आपकी जो मार्कशीट है वहां पे आपके स्कूल के नाम के नीचे रिकॉग्नाइज्ड वर्ड लिखा होना चाहिए, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड वर्ड लिखा होना चाहिए। अगर लिखा हुआ तो आपका एडमिशन बिल्कुल होगा, वहां पे कोई दो राय नहीं है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट, ये मैंडेटरी है कि जो स्टूडेंट हैं जब अपना फॉर्म फिल कर रहे हो, ध्यान रखना आपको अपने प्रेफरेंस फिल करना है। अभी डिस्कशन करूंगा मैं प्रेफरेंसेस पर, उसका पूरा चैप्टर डिस्कस करना है मुझे। प्रेफरेंस फिल करें, पहले क्या होता था और अब क्या होता है बिल्कुल अलग अलग है। इनफैक्ट इस बार ये है कि मान लीजिए आपने 12th में साइंस स्ट्रीम से हो, ठीक है, ठीक है, तो आपके बाद में मैथमेटिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और शायद बायोलॉजी भी, ठीक है, और कंप्यूटर साइंस वगैरह भी, चार पांच पांच छह सब्जेक्ट हैं। और आपने सीयूटी, ध्यान रखना सीयूटी इन्हीं में से किसी एक सब्जेक्ट में दिया होगा, समझ रहे हो, इनमें से ही किसी सब्जेक्ट में दिया होगा। तो आपका जो एडमिशन होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो भी इन्हीं इसी सब्जेक्ट में होगा जिसमें आपने सीयूटी दिया। ध्यान रखना जिस सब्जेक्ट का सीयूटी दिया है वो सब्जेक्ट आपको मिलेगा ग्रेजुएशन में, और वही सब्जेक्ट आपका 12th में एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। मान लीजिए आपने आर्ट्स स्ट्रीम से करा है 12th, ठीक है, आपके वहां पे काफी सारे सब्जेक्ट है और एक वहां पे सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, ठीक है, और आपने सीयूटी भी इकोनॉमिक्स में दिया, कोई इशू नहीं। तो अब ग्रेजुएशन में क्या है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, बीए इकोनॉमिक्स है, बीए प्रोग्राम इन इकोनॉमिक्स है, ठीक है, बीकॉम है तो उसमें इकोनॉमिक्स है। तो ध्यान रखना आपको इकोनॉमिक्स इंडिविजुअली ऑनर्स पर, इकोनॉमिक्स एज अ कॉम्बिनेशन तभी मिलेगा जब आपका इकोनॉमिक्स सीयूटी में रहा हो और साथ साथ आपका 12th में रहा हो, ठीक है। अगर ऐसा है मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने 12th में मैथ्स नहीं करी थी, ठीक है, सीयूटी में मैथ्स नहीं थी, आपने नहीं दिया और आपको ग्रेजुएशन में आपको मैथ ऑनर्स मिल जाए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। पहले कुछ और हुआ करता था और अब कुछ और है। तो आप प्लीज इस चीज को अपने माइंड में रखिएगा। और ये जो मैंने ग्रीन मार्कर से हाईलाइट करा है वो माइंड में रखिएगा, दैट इज फिल द प्रेफरेंस, ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, राइट। उसके बाद में ये जो मैंने सर्कल करा है, दिस द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज, आप इसको रीड करिएगा। देखिए जो एलोकेशन ऑफ सीट्स है इन परफॉर्मेंस बेस्ड, स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस्ड प्रोग्राम, ईसीए, स्पोर्ट्स कोटास एंड कंबाइंड स्कोर ऑफ सीयूटी एंड परफॉर्मेंस टेस्ट, ये सब कुछ इसमें कंसिडर करा जाएगा, ठीक है, सब कुछ इसमें ये सब चीजें मानी जाएंगी। तो अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में लाई कर रहे हो तो आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। एंड आफ्टर दैट 13th वाला भी इंपॉर्टेंट है, जितने मैंने सर्कल करें। एक बात ध्यान रखना, अगर आपकी अनदेखी की वजह से, मान लीजिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ये वाली, ठीक है, और आपने इसको छोड़ दिया, अरे कोई बात नहीं देखा जाएगा, नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, देखा जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्पेशल बोला है, अगर किसी भी स्टूडेंट की लैक ऑफ अवेयरनेस हुई है एडमिशन गाइडलाइंस को रीड करते हुए, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यानी कि एडमिशन कैंसिल, एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल, अगर आपने कोई भी चीज पे अनदेखा कर दिया है। तो मैं फिर बोलूंगा, इतना आपने पेपर में याद नहीं करोगे जितना आप इन गाइडलाइंस को याद करोगे बैठकर, मतलब पढ़ते रहो बार बार, रीड रीड ओवर टाइम, रीड करते रहो करते रहो करते रहो, हर बार रीड करने पे आपको कुछ नया पता चलेगा वहां पर, ठीक है। तो गलती नहीं करनी है, एडमिशन प्रोसेस आपको बेसिकली फॉलो करना है।
ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है, ठीक है, वो आप रीड करिएगा इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह, ठीक है। एंड अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 16 पॉइंट, दैट इज इट इज द सोलली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू प्रूव हिज हर एलिजिबिलिटी फॉर क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर एनी ऑफ द रिजर्व्ड कैटेगरीज, पीडब्ल्यूबीडी, सीडब्ल्यू। देखिए मैंने सीडब्ल्यू की बात की थी, सीडब्ल्यू एक्चुअली काफी सारे लोग होते हैं, ऑब्वियसली बात है इंडिया में कोई हरियाणा टाइप साइड से आ रहा है, यूपी साइड से आ रहा है, दिल्ली साइड से, आर्म फोर्स के हैं, ठीक है। ये जो होता है सीडब्ल्यू, ये काफी सपोर्टिव होता है। और अगर कोई भी स्टूडेंट सीडब्ल्यू कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है, आर्म फोर्स में का पर्सन है, ठीक है, उसका कोई भी फैमिली फादर मदर रहे होंगे, ठीक है, तो उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और अगर इन केस कोई पर्सन नहीं ले पा रहा ऐसा, ठीक है, तो फिर गड़बड़ी है। तो आप प्लीज ये कश्मीरी माइग्रेंट्स या ऑर्फेंस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पीडब्ल्यूपीडी, ये सब चीजें हैं। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इसमें इन कैटेगरी में आ रहा है तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो उनके लिए आपको अपना एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो जिसके लिए आप क्लेम कर रहे हो वो आपको शो करना पड़ेगा। साथ साथ कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर SC ST OBC NCL EWS माइनॉरिटी CW, ये सब चीजें विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव रिजर्व कैटेगरी। ध्यान रखना, सर्टिफिकेट अप्लाई करना है और सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और वो जो सर्टिफिकेट है वो मार्च 2023 से पहले का हो। क्या? मार्च 2023 से पहले का बना हुआ हो। अब मैं आपको छोटी सी चीज बता देता हूँ, काफी लोगों का एडमिशन मेरे ख्याल से रुक जाता है किसी रीजन की वजह से, फिर उसमें क्या होता है, अंडर द टेबल चलता है मामला, समझ रहे हो ना, करप्शन। तो उसमें क्या होता है, फेक सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं। मान लीजिए मैं हूं और मेरा एडमिशन, मैं किसी कैटेगरी में नहीं आता और मेरा कोई कॉन्टेक्ट है, तो वो जो कॉन्टेक्ट है वो ऐसा तो नहीं कि उनकी जल्दी आज भी इसका एडमिशन दे दो, नहीं। प्रोसेस क्या होता है कि वो कुछ सर्टिफिकेट वगैरह यूज करवाते हैं। और सर्टिफिकेट बेसिकली, अगर अब जुलाई चल रहा है, फिर अगस्त, और मान लीजिए सितंबर है और किसी का सर्टिफिकेट है, तो ऑब्वियसली बात है सर्टिफिकेट अगर जेन्युइन है तो पहले से बना हुआ होगा, फेक है तो रेसेंट बना होगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोल ही दिया है कि रेसेंट वाला नहीं चाहिए, मार्च 2023 से पहले वाला चाहिए, ठीक है, मार्च 2023 से पहले वाला सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मतलब किसी भी तरीके का घपला नहीं होने वाला यहाँ पर। इतनी बात क्लियर है? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जी, ये वाली जी ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो लोग सर्टिफिकेट बेसिकली यहाँ पे फिल करें, ठीक है। बाकी के जो पॉइंटर्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने इसको मार्क नहीं करा है, रीड कर सकते हो, लेकिन बस ऐसी ही है, ठीक है। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 की इंफॉर्मेशन यहाँ पे खत्म हो गई है, चैप्टर नंबर 1 की इंफॉर्मेशन पे खत्म होगी। अब सुनिएगा ध्यान से, किसी भी स्टूडेंट को चैप्टर नंबर 1 के, यहाँ पर 19 पॉइंट्स हैं, किसी भी स्टूडेंट को चैप्टर नंबर 1 के इन 19 पॉइंट में कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आई हैव अ डाउट इन चैप्टर नंबर 1 पॉइंट नंबर दिस, ठीक है। मान लीजिए आपको 17 पॉइंट में इशू है तो आप लिखोगे चैप्टर नंबर 1 पॉइंट 17 आई हैव अ डाउट, ठीक है। तो फिर हम उसी हिसाब से रिप्लाई करेंगे। अगर रिप्लाई पॉसिबल हुआ तो हम वहां पे बताएंगे, टेलीग्राम में भी आप बता सकते हो। और अगर जरूरत लगी, मान लीजिए काफी सारे स्टूडेंट का एक सिंगल पॉइंट ही डाउट है, तो फिर हम आप उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चाहते हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो एडमिशन में, ठीक है। एंड अब चैप्टर नंबर 2 है यहाँ से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल दिल थाम के बैठिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं था। इसका एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता चलता हूँ। पहली बात तो ये CSAS से रिलेटेड है, ठीक है, CSAS फॉर UG यानी कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन, ठीक है। तो दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो ये सब कुछ है, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोडेड है, ठीक है, आप सब कुछ वहां से देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया है, एडमिशन के लिए www.admission.universityofdelhi.ac.in पर आप जाके अपना पोर्टल बना सकते हैं, क्योंकि वहां पे लॉगिन आईडी वगैरह होगा, आप वहां पे कर सकते हैं। ध्यान रखना, इस यहाँ पे एडमिशन की कोई भी ऑफलाइन फिलिंग नहीं है। कोई आपसे बोले कि आप आ जाओ, तो बहुत से धोखाधड़ी होती है, आप आ जाओ मैं आपका फॉर्म फिल करवा दूंगा, वो भी ऑनलाइन करेंगे, ठीक है। और एक सजेशन और है, एक सजेशन मेरा सबके लिए है, आप प्लीज लैपटॉप
या पीसी, इनसे ही अपनी फॉर्म की फिलिंग करना। प्लीज डोंट यूज मोबाइल फोन, मोबाइल फोन यूज मत करना फॉर्म फिलिंग के लिए। काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मोबाइल फोन में सपोर्टिव नहीं होती है, भले ही आप कितना बड़ा ही मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, कितना महंगा मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, लैपटॉप पीसी में ही आप अपनी फॉर्म की फिलिंग करिएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब थोड़ी सी फीस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जो स्टूडेंट अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस या एसटी, एसटी, SC ST और PWBD है, तो उनको वो फीस सबमिट ये वाली करनी है, ठीक है, एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए, ठीक है। और वो नॉन रिफंडेबल है, किसी भी वजह से अगर आपका कैंसिलेशन होता तो इसका रिफंड आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो लोग यहाँ पे बेसिकली ईसी और स्पोर्ट्स कैटेगरी में जा रहे हैं, तो प्लीज उनको एक एडिशनल फीस दैट इज 100 रुपीज फॉर ईच कोटा। मान लीजिए ईसीए भी है सर्टिफिकेट और स्पोर्ट्स के भी सर्टिफिकेट है, तो उनको हर कोटा के बेसिस पर 100 रुपए अलग से पे करने पड़ेंगे, ठीक है। और जो स्टूडेंट फाइन आर्ट्स में जा रहे हैं, ठीक है, फाइन आर्ट्स के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो उनको 400 रुपए की फीस सबमिट करनी पड़ेगी। अगेन दिस इज नॉन रिफंडेबल। मैंने ये फीस इसलिए डिस्कस हो रही है क्योंकि आपको पहले से पता हो इतनी फीस, आप सोच रहे थे इतनी तो हम दे देंगे, नहीं। कोई आपको बोल, ऐसा कभी कभी होगा कि आप कैफे में जाके फॉर्म भरवा रहे हो किसी और से, वो आपसे 400 की जगह 4000 बोल दे, 100 की जगह 1000 बोलते, तो ये घपलेबाजी में नहीं फंसना है आपको। पहले देख लीजिए फीस इतनी है, भरवाओ आप किसी से भी, ठीक है, किसी से भी आप भरवाओ, लेकिन आप ऐसे घपलेबाजी में नहीं फंसना। अच्छा, ये एक 7 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था जो कि मैंने आपको बताया कि एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में ये मैंडेटरी होगा कि आपको CUT 2023 का एडमिशन एग्जाम देना था और आपको उसी सब्जेक्ट में देना है। देखो, ये बात इन्होंने बिल्कुल अच्छे से बोली है, उसी सब्जेक्ट में देना है जो आपने 12th में पास किया है। यानी 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 अगर जस्ट मैंने एग्जांपल दिया, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से थे, आपने अकाउंट्स में अकाउंट आपने पास कर लिया, देखो समझो, अकाउंट में पास हो गए और CUT में भी अकाउंट्स का दिया है, तो आपको आपका एडमिशन कंफर्म है वहां पर, मतलब आप एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। एडमिशन फिर आगे का प्रोसेस है और फिर आपको अकाउंट सब्जेक्ट तभी मिलेगा वहां पे, ठीक है। डन है इतनी बात। उसके बाद में ये पॉइंट कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एंड फीस रिफंड नहीं है, काफी सारे स्टूडेंट को होता है रिफंड करवा लेते हैं, नहीं होगा, ठीक है। ये चीज अपने माइंड में, मैं बार बार इसको नॉन रिफंड वाली बात को बोल रहा हूँ, और मैं नहीं बोल रहा, ये वो लोग खुद कह रहे हैं। ये सब चीजें हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब वन टाइम रीडिंग है बस। ये आपका एडमिशन नहीं रोकेगा, जो जो एडमिशन रोक सकता है वो सारी डिस्कस मैंने आपसे बेसिकली कर ली है, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा यहाँ पे, वो ये है कि जैसे कि आप फॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक है, तो आपका क्या होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में फॉर्म फिलिंग है, तो आपके दो तरह की फिलिंग होंगी यहाँ पे। एक तो होगा कॉलेजेस की, ठीक है, और एक होगा यहाँ बेसिकली प्रेफरेंसेस की, यानी कोर्सेज की। तो ये अभी हम आगे पॉइंटर इन्होंने भी दिया है कि आप मैक्सिमम प्रेफरेंस और मैक्सिमम कॉलेजेस को फिल करिए। एक बात मैं रिपीट करो, मैक्सिमम कॉलेजेस और मैक्सिमम प्रेफरेंस को फिल करिए। दूसरे काम की बात, आप जनरली ध्यान रखिएगा ऑफ ऑफ कैंपस, साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस। जनरली ये दो कैंपस बहुत फेमस है, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, और एक ऑफ कैंपस। इन दो के अलावा जितने कॉलेजेस होते हैं वो सब ऑफ कैंपस होते हैं। एक लिस्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड है, ठीक है, आप जाएंगे तो आपको मिल जाएंगी कि नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस कौन कौन से हैं, ऑफ कैंपस कॉलेजेस कौन कौन से हैं, एंड साउथ कैंपस कॉलेजेस कौन कौन से हैं। तो आप उसी बेसिस पे अपने फॉर्म को फिल करिएगा, ठीक है, एज मैक्सिमम प्रेफरेंसेस यानी कोर्सेज और एज मैक्सिमम कॉलेजेस, ये जरूर आप फिल करिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली बात, ठीक है। ये चीज मैं भी बता रहा हूं और ये चीज इन्होंने भी समझाई, इन्होंने भी बताई है, ठीक है। ये चीज दैट इज ये वाला पॉइंट, द कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम इंक्लूड्स अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फिलिंग द प्रेफरेंस फॉर प्रोग्राम एंड कॉलेजेस एलोकेशन कम एडमिशन। कॉलेज को भी फिल करना है और प्रोग्राम को भी फिल करना है, ठीक है, कॉलेजेस को भी फिल करना है और प्रोग्राम को भी फिल यहाँ पे करना है। तो ध्यान रखना, चैप्टर नंबर 2
का सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्कस हो गई है। इन केस चैप्टर नंबर 2 में अगर आपको फिर से कोई डाउट है किसी पॉइंट में, कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप वो पॉइंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चैप्टर नंबर 2 पॉइंट नंबर जो भी, मान लीजिए पॉइंट नंबर 14 है, आपको तो समझ में नहीं आ रहा, तो हम इस पे शॉर्ट में डिस्कस कर देंगे, बता दूंगा, हिंदी में लिख दूंगा, थोड़ा सा इंग्लिश में लिख दूंगा और आपकी भाषा में लिख दूंगा, ठीक है, कि भैया इसका मतलब क्या है, ठीक है। और टेलीग्राम पे भी आप जाके हमें वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड नाउ चैप्टर नंबर 3 अगेन दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एप्लीकेशन फॉर्म की बात आ गई, वो एडवाइसेस थी, अब एडमिशन फॉर्म की बात आएगी, ठीक है। ध्यान रखना, उन्होंने बोला है कि यूजी बुलेटिन और सीएस एएस यूजी फॉर्म फिल करते हुए इन दोनों को रीड करो, ठीक है। ये सीट एलोकेशन कंसेप्ट रीड करो, बुलेटिन को रीड, मतलब ये सब चीजों को अगर पॉसिबल हो तो रीड करिए। जितनी चीजें हमने बताई उन सबको माइंड में रखिएगा, तभी फॉर्म फिल करिएगा। ध्यान रखना, आपके जितने भी चीजें हैं, दैट इज नेम, सिग्नेचर, फोटोग्राफ, ठीक है, वो सब के सब पोर्टल पे अपलोड किए जाएंगे, मैंडेटरी है, ठीक है। और ये जो चीजें होंगी ये एडिटेबल नहीं होंगी। अगर आपने एक बार फॉर्म फिल कर दिया और फिर आपने चीजें फिल कर दी, नेम, सिग्नेचर, फोटोग्राफ, फिर वो एडिटेबल नहीं होगा। पहले ही ध्यान से, मतलब कोई बच्चा कहता है सर मेरी फोटो अच्छी नहीं आई, फोटो अच्छी आएगी नहीं किसी की भी, मतलब वो फॉर्म फिलिंग में नहीं आती है फोटो ज्यादा अच्छी, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप अपलोड करोगे कम से कम उतनी तो आएगी आएगी, ठीक है। तो आप ध्यान से अपलोड करिएगा, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना, एडिटिंग अलाउड नहीं है आफ्टर सबमिशन, किसी भी प्रकार की एडिटिंग अलाउड नहीं है आफ्टर सबमिशन, ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप प्लीज माइंड में रखिएगा। पर्सनल सेक्शन है ये वाला 3.1, ठीक है, जिसमें जब आप जाओगे उधर तो आपको दिखेगा। एक बात ध्यान रखना, जो डिटेल आपकी सीयूटी के एग्जाम के फॉर्म में थी डिटेल्स, राइट, वही डिटेल्स यहाँ पे रहनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल आपका रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, लॉगिन डिटेल्स, और आपको हर चीज याद रखनी है, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, ये उसके बाद में याद रखनी है, उसका कोई भी कोई दूसरा वो नहीं होगा। और जो स्टूडेंट CW कैटेगरी चूज कर रहे हैं, दे हैव टू मस्ट चूज द CW प्रायोरिटी केयरफुली, ठीक है। जो CW कैटेगरी को ऑप्ट कर रहे हैं उनको CW को प्रायोरिटी बेसिस पे चूज करना पड़ेगा। CW बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। CW का मतलब, अगर आप फैमिली मेंबर या फादर मदर आपके आर्म्ड फोर्स में हैं, आर्म्ड फोर्स बहुत सारी, बहुत बड़ी होती है, बहुत सारी कैटेगरीज उसके अंदर आती हैं, तो अगर आप किसी को डाउट भी है ना तो कंफर्म कर सकते हैं अपने पेरेंट्स से, ठीक है। इसके लिए इन्होंने अलग से चैप्टर यहाँ पे दे रखा है आर्म्ड फोर्स वाला, वो भी आप इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। एंड बाकी ये सब चीजें हैं, आप इसको एक बार देख सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी नहीं है, ठीक है। और एक चीज और होगी, अभी हल्के के डिस्कस होगा वो चीज है। मान लीजिए आप कहते हैं मैं ECA में आ रहा हूँ, तो ECA का भी पॉइंट आएगा कि क्या क्या सर्टिफिकेट, ऐसे नहीं कि मैं गाना गाता हूँ तो मेरा गाना सुन लो एडमिशन दे दो, नहीं, उसके अंदर काफी सारी चीजें होंगी जिसके बेसिस पे आपको एडमिशन लेंगे, ठीक है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन होंगी, वो जरा ध्यान से बढ़िएगा, चेंज नहीं होंगी, ठीक है। एंड आफ्टर दैट कैंडिडेट मस्ट एंटर द मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट इन विच शी हैज पास्ड इन 12th में जो मार्क्स आए हैं वो ध्यान से फिल करें, जितनी भी चीजें। इफ द मार्कशीट कंटेन्स बोथ 11th एंड 12 मार्क्स ओनली द क्लास 12, कुछ जो है इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जहाँ पे 11-12 कंबाइंड हो जा कंबाइंड मार्कशीट होती है, तो आपको 12th के मार्क्स ही कंसिडर करे जाएंगे, मतलब वही आपको एंटर करने हैं, ठीक है। और जिसमें थ्योरी एंड प्रैक्टिकल अलग अलग होगा, ठीक है, वो चीज आप थोड़ी सी माइंड में रखिएगा। ये थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इतना नहीं ध्यान देना है आपको, ठीक है। नाउ ये अब एक इंपॉर्टेंट आ जाता है स्पोर्ट्स सेक्शन वालों के लिए। अगर आपकी बात यहाँ पे खत्म हो चुकी है तो कोई इशू नहीं है, स्पोर्ट्स सेक्शन है वो भी आप देख लीजिएगा। अगर कोई स्पोर्ट्स कोटा में से है, ठीक है, कैंडिडेट डिजर्व ऑफ सीकिंग एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स कोटा कैन अप्लाई फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 गेम्स, 3 गेम्स में अप्लाई कर सकता है। कोई रजनीकांत है कि मैं सब खेलता हूं, तो नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, 3 गेम्स में मैक्सिमम हो सकता है। Candidate must upload self-attested copies of a maximum 3 merit participation sports certificate of the preceding 4 years, 4 साल का, यानी अगर वो 12 ग्रेजुएशन में ले रहा है तो 9th 10th
11th और 12th इन 4 सालों को ही कंसिडर करा जाएगा। कोई बोले कि मैं छठी क्लास में स्पोर्ट्स खेलता था, उसका कोई रूल नहीं है, ठीक है। सिर्फ 4 साल ये इन्होंने डेट दे रखी है, 1 मई 2019 टू 30 अप्रैल 2023 ओनली। इसी पीरियड के बीच का कोई पर्सन होगा तो ही। अच्छा, इसके लिए चैप्टर नंबर 22, अगर आपको स्पोर्ट्स सेक्शन के लिए काफी डिटेल और चाहिए। अब देखो पता है क्या, यहाँ तक इन्फॉर्मेशन हो चुकी है, अभी और वैसे इन्फॉर्मेशन अभी और आएंगी, 4, 5, 6 भी है, 7 भी है, लेकिन 7 के बाद में फिर ये रिपीट होना शुरू हो जाएंगी चीजें, इनकी डेप्थ, ठीक है। तो 7 तक ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिमिलरली एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, जिसमें आपका डांसिंग, सिंगिंग वगैरह काफी सारी चीजें आ जाती हैं, उन्होंने इसके लिए बताया फॉर ईच ईसीए कैटेगरी इन विच द कैंडिडेट, मैं यहाँ जो मैंने अंडरलाइन करा ना ग्रीन से, उसकी बात कर रहा हूँ। फॉर ईच ईसीए कैटेगरी इन विच द कैंडिडेट इज अप्लाइंग, he she must upload a maximum of best 5 self attested certificate of the preceding 4 years। सेम स्पोर्ट्स में 3 थे, यहाँ पे 5 है, ठीक है। स्पोर्ट्स में 3 थे, यहाँ पे 5, यहाँ पे आपके 5 सर्टिफिकेट्स हैं सेल्फ अटेस्टेड, तो वो थोड़ा सा आप अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। एंड अगेन ईसीए के लिए चैप्टर नंबर 22 है, और स्पोर्ट्स के लिए चैप्टर नंबर 20 है और 22 है, और ईसी के लिए भी 22 है। क्लियर। अपलोडिंग की बात अगर यहाँ पे आ जाती है, तो अपलोडिंग का द नेम ऑफ द कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर SC ST OBC NCL EWS माइनॉरिटी CW KM यानी कश्मीरी, ठीक है, माइग्रेंट्स PWBD, और फिर मस्ट मैच विद द नेम दैट अपीयर्स इन द कॉरस्पॉन्डिंग स्कूल बोर्ड क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट में जो नाम है वही सेम होना चाहिए, अगर किसी ने बदल दिया तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, छोटा सा, ठीक है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, अगर आप समझ पाए। मेरा नाम एक्चुअली समीर चौधरी है। अब सुनना, आपको लगेगा सर नाम क्यों बता रहे हो अपना। देखो, जब मेरा एडमिशन 6th क्लास में स्कूल चेंज किया था, मेरे फादर का नाम शाहिद चौधरी था, ठीक है, ठीक है, शाहिद चौधरी। अब समझिएगा, जनरली होता है क्या है कि बच्चों के नाम में फादर का नाम जुड़ जाता है, जनरली होता है। तो लिखने वाले ने जब मेरा नाम जब मेरे नाम वो कर रहे थे, ध्यान रखना, आपने कभी ध्यान दिया है कि 10th की मार्कशीट में जो नाम लिखा हुआ होगा, जो डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी, वो कंसिडर करा जाएगा। 12th में जो लिखा जाता है 10th को देख के लिखा जाता है, यानी 10th इज द मेन। तो 10th से पहले, 10वीं क्लास से पहले जो आपका नाम लिखा होगा वो कंसिडर ही करा जाएगा। मतलब अब उसमें चाहे कुछ भी मिस्टेक हो, स्पेलिंग मिस्टेक भी होगी, तो 10th क्लास से पहले, तो उन्होंने मेरा नाम लिखते हुए समीर एस चौधरी कर दिया, समीर शाहिद चौधरी, जबकि ऐसा नहीं था। और ये बात मुझे पता चली 10th क्लास में। आप सोचोगे सर इतना अनदेखी, हाँ अनदेखी हो गई हमसे, ठीक है। फिर बाद में चलो कोई इश्यू इसलिए नहीं हुआ क्योंकि किसी सर्टिफिकेट वगैरह में नहीं उलझे हुए थे हम, ठीक है। तो सीधे सीधे जनरल कैटेगरी थे, तो सीधे सीधे आगे आते गए। बाद में जब जॉब की बात आई या और भी चीजें आई, ठीक है, जहाँ पे चीजों का चेक करना जरूरी था, वहां पे जाके इसका रियलाइज हुआ मुझे, मेरी फैमिली को। फिर हमने सारे डॉक्यूमेंट में नाम चेंज किया, और मैं आपको बताना चाहता हूँ नाम फिर वो ये लगा था, समीर एस चौधरी। आप सोच रहे हो सर ये तो इतनी बड़ी अनदेखी इतनी आसानी से कैसे हो गई। छोटी मोटी गलती तो चलो अनदेखी हो सकती, बड़ी हो गई, आसानी से ही हो गई। बड़ी बड़ी चीजें अनदेखी होती है क्योंकि हम अधिकतर समय छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे देते हैं कि यार ये गलती ना हो जाए, ये गलती ना हो जाए, लेकिन बड़ी गलती एकदम से हो जाती है और पता भी नहीं लगता, ठीक है। तो ये गलती आप प्लीज ध्यान दीजिएगा। अगर आपके नाम में कुछ नाम जोड़ा हुआ, ठीक है, सर्टिफिकेट में, वो पुराने में 10th में, और आपने फिर सर्टिफिकेट दोबारा बनवाया है, मान लीजिए आपने 10th के बाद बनवाया, 12th के बाद बनवाया, मार्च से पहले फरवरी 2023 में बनवाया है, और वो जस्ट फॉर्म फिलिंग वगैरह और पैन कार्ड आधार कार्ड में कुछ और नाम है, अधिकतर हुआ है ये। हिंदुस्तान का सिस्टम में गलतियां तभी तो चेंज करवाते हैं ना, कि आधार कार्ड में नाम बदलवा लो, पैन कार्ड में नाम बदलवा लो, है ना, गलती हो सकती है तभी तो। अगर ये ऐसा है तो प्लीज उसका ध्यान रखना कि अगर 10th की मार्कशीट में कुछ और नाम है, 10th की मार्कशीट में वो नाम होगा जो अप टू 10th तक में लिखा गया होगा, और सर्टिफिकेट में कुछ और नाम है तो मिस्टेक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और किसी ने अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है तो वो जनरली जो है कैंसिल हो जाएगा, जो वो जो कैंडिडेट है, और आप समझ सकते हैं कोई रिफंड नहीं होगा। अगर एक्शन भी लेने की जरूरत है तो वो भी एक्शन लिया जाएगा।
ठीक है। बाकी ये सब चीजें काम की नहीं है। बाकी आप इसको, अब जो आप फॉर्म फिल कर चुके हो इसको प्रीव्यू जरूर करिएगा, ठीक है। फाइनल सबमिशन से पहले एक बार जरूर चीजों को रीड करिएगा, ठीक है। आफ्टर दैट आपका फॉर्म यहाँ पे फिल हो जाएगा। ये बैंकिंग के मोड है, यूपीआई भी ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, वट एवर द यूपीआई, ठीक है। और ये चीज आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। नाउ अभी थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो मेन में सारी बातें हो गई हैं। अभी प्रेफरेंस फिलिंग, अब प्रेफरेंस फिलिंग कैसे कैसे करनी है, देखो ध्यान रखना। आपको जो एडमिशन होगा वहां पे वो 12th के मार्क्स, ठीक है, अभी मान के चलें जो भी आपने 12th के मार्क्स आए और सीयूटी मार्क्स आए, हो गया। उसके बाद में जो आपने प्रोग्राम सिलेक्ट करे हैं, प्रोग्राम सेलेक्ट करें, मान लीजिए आपने 10 प्रोग्राम सेलेक्ट करे और जो कॉलेज वो प्रोग्राम करवा रहा है और आपने मल्टीपल सेलेक्ट करे, उन दोनों के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। ऐसा नहीं है कि आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करते हुए, अब अधिकतर लोगों का एसआरसीसी सपना होता है। और मैं बता दूं काफी लोग होते हैं कि सर मैंने एसआरसीसी फिल करा है लास्ट ईयर, चलो पिछले साल की तो कुछ और बात थी, पिछले साल तो 12th के मार्क्स पे था। मेरी एक स्टूडेंट थी, उन्होंने कहा था मैंने बेटा फॉर्म फिल कर दिया डीयू का। हाँ सर फिल कर दिया, मैंने एसआरसीसी का एक प्रेफरेंस भरा है, वो मम्मी कह रही है एसआरसीसी में जाओ वो अच्छा है। अरे मैंने कहा बेटा मम्मी कह रही है अच्छी बात है, लेकिन एसआरसीसी वालों से तो पूछ लो तुम्हें बुलाना चाहते नहीं चाहते, यानी कट ऑफ मैच हो रही नहीं हो रही है, तो गलती मत करना। पिछले साल तक अधिकतर बच्चों का यही मिस्टेक्स हुआ करती थी, एडमिशन नहीं होने के रीजन ये हुआ करते थे कि वो अपना प्रेफरेंस कॉलेज नहीं भरते थे। अधिकतर लोग नॉर्थ कैंपस भर दिया करते थे। अरे नहीं, आप एक ना लिस्ट मैंने हमने बना रखी है, आप खुद भी वैसे बना सकते हैं, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस। आप अपने, मैं बता देता हूँ, ठीक है नॉर्थ कैंपस काफी फेमस है मैं मानता हूँ, लेकिन ये आप देखो कि 1-2 दिन की बात नहीं है, 3 साल है, ठीक है। अगर आप नॉर्थ कैंपस के करीब रहते हैं तो आप नॉर्थ कैंपस को फिल करिएगा और नॉर्थ कैंपस के कट ऑफ को मैच कर पाएंगे तो करिएगा। आप ना ऑफ कैंपस भी फिल करिए, आप साउथ कैंपस भी फिल करिए, ठीक है। जरूरी नहीं आप सारे करो, आप देख लीजिएगा कौन कौन से आप वहां पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा मत करना सिर्फ नॉर्थ कैंपस की फिल कर दो, एसआरसीसी और हिंदू कॉलेज का फिल कर दो, वो फिर गड़बड़ी होगी, ठीक है। तो ये चीज आप अपने माइंड में बेसिकली रखिएगा। तो एक ये प्रेफरेंस फिलिंग का पॉइंट है। ये जितनी भी चीजें फॉर फिलिंग प्रेफरेंस of program plus college combination, right? In which the candidate is willing to take admission, she must doing the following. ये सब चीजें फॉलो करनी, ध्यान रखना। 78 यूजी प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं एंड 198 बीए प्रोग्राम कॉम्बिनेशन इन 68 कॉलेजेस। बीए प्रोग्राम कॉम्बिनेशन जैसे इको हिंदी, इको इंग्लिश, ठीक है, ऐसे ऐसे मल्टीपल कॉम्बिनेशन के साथ में वो जिसमें डिग्रीज का कॉम्बिनेशन, कुछ डिग्रीज का बदलाव किया है ऐसा। तो 78 यूजी प्रोग्राम एंड 198 बीए प्रोग्राम कॉम्बिनेशन इन 68 कॉलेजेस, टोटल 68 कॉलेजेस में इनके ये चलेंगे। तो आपने 68 कॉलेजेस की लिस्ट बना लेना, ऑफ कैंपस, नॉर्थ कैंपस एंड साउथ कैंपस, ठीक है। उसके बेसिस पे भी आप कर सकते हो। ये मैंने जो अंडरलाइन करा है इस चीज को जरूर समझिएगा। इट इज द इंटरेस्ट of the candidate to choose as many programs as he she wishes to join, provided he she fulfill the program specific eligibility of the selected program. Only the program plus college selected by the candidate during the preference filling will be considered for the allocation and upgradations. तो ना आपका फॉर्म फिलिंग अब है, एडमिशन बाद में होगा। तो एडमिशन पहले आप फॉर्म फिल करोगे, आपकी जो प्रोग्राम फिलिंग होगी, जो कॉलेज फिलिंग होगी, फिर वही कंसिडर करी जाएगी, फिर उसके बाद उसके हिसाब से आपको कॉलेज एलोकेट किया जाएगा। तो ध्यान रखना, गलती मत करना। मान लीजिए आपको अपग्रेड करवाना है या आपको माइग्रेट, आप कहते हो सर मुझे ना इस कॉलेज से उस कॉलेज में जाना होता है, कभी कभी वैलिड रीजन होते हैं, ठीक है, माइग्रेशन हो जाता है कभी कभी, ठीक है। 100 में से एक का हो जाता है, मतलब 100 बच्चों ने फॉर्म भरे, एक बच्चे का तो 100% होना है, तो वो भी उसी कॉलेज में होगा जिसका आपने फॉर्म में फिल कर रखा होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज आप बेसिकली याद रखिएगा। ये बात इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पर बताई है। इट इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट टू फिल द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेफरेंसेस, सबसे ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस वो फिल करें, ठीक है, प्रेफरेंस को फिल करो। और ध्यान रखना किसी भी कॉलेज को इस बेसिस पे फिल ना करें कि हाँ वो अच्छा है, मम्मी पापा ने बोला है, नहीं, उसकी फीस के अकॉर्डिंग, उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग,
अगर आप बाहर से आ रहे हो, दिल्ली के बाहर से आ रहे हो, तो हॉस्टल या पीजी, अब काफी लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं नॉर्थ कैंपस और फिर हॉस्टल नहीं मिल पाता, फिर वो बेचारे दूर दूर से आते हैं। यानी लक्ष्मी नगर में बच्चा रहता है और नॉर्थ कैंपस पढ़ने जाता है, कितना मुश्किल है उसके लिए। या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहता है, अरे लक्ष्मी नगर के लिए बेस्ट है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ठीक है, शामल कॉलेज उसके लिए बेस्ट है, बट शामल कॉलेज रेपुटेड नहीं होती जितना नॉर्थ कैंपस के कॉलेज है, तो ध्यान दो, ठीक है। फिर होता है क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ, फिर नॉर्थ कैंपस जिद से ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है, डिग्री आपको नॉर्थ कैंपस की मिले, दिल्ली यूनिवर्सिटी की मिलेगी, ठीक है। प्लेसमेंट मैं मान सकता हूँ, प्लेसमेंट नॉर्थ कैंपस का सबसे ज्यादा रहता है, लेकिन फिर वो पूरे 3 साल की परफॉर्मेंस भी बेसिकली रहती है, फिर आपको महंगे महंगे मिलते हैं और फिर अफोर्ड नहीं कर पाते, फिर कैंसिलेशन होता है, वो दिक्कत होती है, ठीक है। वो चीज प्लीज आप अपने माइंड में रखिएगा कोई भी चीज को करते हुए। एक ये मार्क जरूर करिएगा, एडिटिंग द प्रोग्राम प्लस कॉलेज कॉम्बिनेशन प्रेफरेंस लिस्ट आफ्टर द डेडलाइन फॉर द प्रेफरेंस फिलिंग विल नॉट बी अलाउड। मतलब एक बार जो कर दिए, एक बार जो कमिटमेंट कर दी, उसके बाद कोई नहीं सुनेगा आपकी, ठीक है। एक बार करनी है कमिटमेंट कर दो, फिर कोई आपकी नहीं सुनने वाला, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आखिरी डेट का इंतजार मत करना, लास्ट डेट का इंतजार मत करना। लास्ट डेट बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, कभी वेबसाइट क्लैश हो जाती है, नेट नहीं चल रहा होता, फिलिंग में पेमेंट में इश्यू आ जाता है, पता नहीं क्या क्या दिक्कत आ जाती है, बैंक इश्यूज आ जाते हैं, तो लास्ट डेट का वेट मत करना, ठीक है। आप उससे पहले ही जो है फिलिंग कर देना, ठीक है। ये हमारे चैप्टर नंबर 4 हो गया। चैप्टर नंबर 4 के अंदर टोटल आपके यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो ये है। इनकेस अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप प्लीज हमसे अलग से पूछ सकते हैं, वो चैप्टर नंबर 4 आप अपना सेक्शन जो है डिस्कस कर सकते हैं। अब ये थोड़ी सी बेसिक सी बातें हैं, मेन बात तुम्हारी पहले हो चुकी है, एलोकेशन रूल्स हैं, ठीक है। जैसे जैसे ये एलोकेशन की बात कर रहे हैं, तो वो जनरली ऐसा ऐसा हो जाता है कि आप जो फॉर्म फिलिंग कर रहे होंगे तो वो आपको वो चीज पूछेंगे, मान लीजिए एग्जाम्पल वो कहते हैं, एक कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। जैसे जैसे बीए ऑनर्स इन साइकोलॉजी है एट कॉलेज हंसराज, ठीक है, तो वो एलोकेशन सीट नाम होगा कि हाँ आपको इस कॉलेज में ये सीट मिली है, ठीक है। तो ये चीज आप अपने माइंड में रखना कि किस प्रकार आपका एडमिशन वहां पे होगा, ये सब कुछ डिपेंड है आप फीलिंग में क्या रख रहे हो, ठीक है। हाईएस्ट पॉसिबल प्रेफरेंस विल बी प्रोविजनली एलोकेटेड टू अ कैंडिडेट कंसिडरिंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया। प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट आप फिल तो कर रहे हो, लेकिन ध्यान रखना प्रोग्राम की मेरिट क्या है, फिर आपको कैटेगरी अगर है तो उसमें कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, जनरली सीट्स अवेलेबिलिटी, और कोई अदर रूल जो उन्होंने पब्लिश किया हो या रेसेंट भी अपलोड किया हो, तो वो भी मैटर करता है कि आपका एडमिशन बेसिकली कि आपको सीट कौन से कॉलेज में और कौन से कोर्स में बेसिकली मिलेगी, इसलिए उन्होंने बोला एज मैक्सिमम कोर्सेज और एज मैक्सिमम कॉलेजेस, तो उनको आप जरूर फिल करिएगा। अच्छा, ये सब चीजें जो हैं ये सिर्फ वन टाइम रीडिंग के लिए, ये आपका इसमें कोई ज्यादा रोल नहीं है, ठीक है। ये ST SC ये कोटा से रिलेटेड है चीज है, ठीक है। अब जो पॉइंट है ना, अब बहुत ज्यादा डिटेल की तरफ नहीं है, ठीक है। अब सिर्फ ये आप रीड करो, चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है। ये जो पॉइंट है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू लॉग इन टू द डैशबोर्ड एंड चेक इफ द सीट इज एलोकेटेड इन अ गिवन राउंड। ध्यान रखना, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, इसमें राउंड्स होंगे। अब ये चीज काम की, इसमें आपको राउंड्स होंगे। मान लीजिए आपका ये सारा प्रोसेस हो गया, अब इसमें ये मान के चले कट ऑफ निकल के आएगी। अब ऐसा मान लो कट ऑफ निकल के आएगी, ये एक लिस्ट निकल के आएगी, हाँ जी SRCC ने इतने बच्चों को ये सीट एलोकेट करी है, ठीक है। अगर आपका नाम आया है या वो किसी भी कॉलेज में आया, मैं एक चीज और बोलूंगा यहाँ पर, मान लीजिए श्यामलाल कॉलेज में आपका नाम आ गया और SRCC में नहीं आया, डोंट वेट टू द SRCC लास्ट लिस्ट। हो सकता है लास्ट लिस्ट या सेकंड लिस्ट आए ना, एक बार बताओ वो लिस्ट क्यों निकालते रहेंगे जब सारे एडमिशन ले लेंगे, ठीक है। तो आप श्यामलाल में एडमिशन ले लो। अगर आपने श्यामलाल में एडमिशन नहीं, मैं श्यामलाल का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ, वो सबसे लिस्ट में आ जाते हैं, और एक्स कॉलेज है, एक्स कॉलेज में एडमिशन ले लो, अगर वो आपको पसंद भी नहीं है तो अब ले लो, जब लिस्ट आ जाए तो फिर वहां पे चले जाना वापस दोबारा, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आपने एक्स कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, वेट करो अच्छे कॉलेज का, ठीक है, और वहां पे नंबर फिर मान लो वहां की कट ऑफ वहां पे खत्म हो गया, फिर आप वापस पुराने वाली जगह पर आओ जहां पे आपका नंबर पहले लिस्ट में आया था, आपका एडमिशन नहीं होगा, यूनिवर्सिटी कॉलेज बोलेगा कि आपने वहां पे एडमिशन नहीं लिया, आपने प्रेफरेंस नहीं दिया हमें, वो नहीं होगा, एडमिशन क्रॉस लग जाएगा, ठीक है। तो ये गलती मत करना, ठीक है।
और साथ साथ चेक करते रहना अपनी एलोकेशन वगैरह। ये कब है, जब आप फॉर्म फिलिंग विलिंग कर लोगे तब आपको अपना आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे। अच्छा ये चीज ध्यान रखना, इन केस अ कैंडिडेट इज ऑफर्ड मल्टीपल सीट्स इन अ पर्टिकुलर राउंड, मल्टीपल सीट्स, एसआरसीसी में आ गया, हंसराज कॉलेज में आ गया, आपका श्यामल कॉलेज में आ गया, अंबेडकर कॉलेज में आ गया, ठीक है, आईपी कॉलेज में आ गया, 4-5 जगह आ गया आपका, ठीक है। तो अब जरा सुनिएगा, आप एक्सेप्ट करोगे और किसी एक ही सीट में एडमिशन ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आप 4-5 जगह एडमिशन जाके ले लोगे, एक टाइम में एक ही जगह होगा। मान लीजिए आपने एसएससी में ले लिया तो डन है, हिंदू कॉलेज में ले लिया तो डन है। हाँ, अगली जब राउंड आएगा अगला, ठीक है, उसके बाद आप वहां पे जाके ले सकते हो एडमिशन, ठीक है। तो आपको वहां पे जाके एडमिशन ले लेना है, गलती नहीं करनी है। अगर आप एडमिशन नहीं लोगे तो उन्होंने बताया है इट विल बी ट्रीटेड एज अ डिक्लाइन टू द प्रोविजनली एलोकेटेड सीट एंड द कैंडिडेट विल नो लॉन्गर बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द सब्सिक्वेंट राउंड्स, ठीक है। एंड फिर उसके बाद में ऑनलाइन अप्रूवल बाय द कॉलेज, फिर वो जब आप एक्सेप्ट कर लोगे, वन द कैंडिडेट एक्सेप्ट द प्रोविजनली एलोकेटेड सीट, द कंसर्न कॉलेज विल वेरीफाई द एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट। फिर वो अपना डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, पहले आपको एक्सेप्ट करनी है ऑनलाइन पोर्टल पर। ध्यान रखना, आप पोर्टल पे अपडेट रहते रहना, मैं बताता चलूंगा आपको। आप टेलीग्राम ग्रुप प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी। तो फिर एक प्रोसेस होगा, फिर वो कॉलेज चेक करेगा, अगर उसका सब कुछ ठीक लगा, अप्रूव हुआ, देन फिर वो आपसे फी के लिए बोलेंगे, आपको फिर फी सबमिट करनी। उसके लिए 6.4 के बाद मैं आपको बता दिया गया था सेक्शन में फी का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। इन केस ऑफ रिजेक्शन, तो रिजेक्शन का कंसेप्ट फिर ध्यान रखना, ये भी बड़ा दुख वाली बात होगी कि आपका एक्सेप्ट तो आ चुका है लेकिन आपका किसी रीजन से रिजेक्ट हो गया, तो ध्यान रखना रिजेक्शन के ये रीजन होंगे। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ मिनिमम एलिजिबिलिटी बाय द कैंडिडेट, ये केस हो सकता है। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, ध्यान रखना आपके सारे डॉक्यूमेंट पहले से नहीं रीड किए जाएंगे, वो बाद में ही रीड किए जाएंगे। तो ऐसा तो फिर लाखों लोगों को रीड करते करते टाइम निकल जाएगा। पहले वो अपना मेन ऊपर से क्राइटेरिया के बेसिस पे एडमिशन बुलाएंगे, फिर आपकी रीड करे जाएंगे, और अगर वहां पे कुछ मिस्टेक दिखी तो खत्म खत्म सब कुछ। इनवैलिड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट, मान लो इन्होंने बोला कि आपको टिल ओनली 5 ईयर्स, वो 4 ईयर्स तक वाला डॉक्यूमेंट चलेगा, और आपने दे दिया 7-8 साल पुराना, वो नहीं चलेगा ना, तो वो तो गलती आपकी है अगर आप ऐसी गलती करते हो तो, ठीक है। और किसी भी प्रकार का अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, कुछ भी इश्यूज हैं, अगर आप नहीं ध्यान नहीं देते हो तो वो खत्म, ठीक है। तो वो चीज आप माइंड में रखिएगा। एंड द एडमिशन प्रोसेस पर, after the college approve, the candidate will have to pay the fee for the approved seat. The admission process will be treated as complete only after successful payment of the admission fee, ठीक है। मतलब फी देने के बाद ये पॉसिबल होगा, एंड आफ्टर दैट उसमें फिर डाउन्स वगैरह उस चीज पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे चैप्टर डिस्कस हुआ है। इन केस कोई डाउट होगा तो अब देखो यहाँ पे सब्सिक्वेंट एलोकेशन राउंड्स हैं, यहाँ से फिर आपका आगे की चीज डिस्कस, और अब देखो इतनी सी बात है, खत्म ये बात, ठीक है। तो यहाँ पे अब चैप्टर नहीं, चैप्टर में पॉइंट दे रखे, चैप्टर 7 खत्म, फिर अब ये चैप्टर नंबर 8 अपग्रेड और फ्रीज। तो ये क्या है, अब आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर में कुछ दिक्कत है, आप टेलीग्राम ग्रुप पे या कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वी विल डेफिनेटली डू आवर बेस्ट, ठीक है। तो गाइज होप सो आपको ये हमारी सेशन अच्छा लगा हो, ठीक है। जो हमने बात करी है आपसे, कोई डाउट है तो आप प्लीज हमें बताइएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। सेमिकॉन क्लासेस ऑलवेज ट्राई किया आप लोगों को अच्छे से अच्छी चीजें प्रोवाइड करें, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं हम लोग आने वाले न्यू सेशंस में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।